हेलो दोस्तों, आज हमारा तीसरा सेशन है। कल के लिए तबीयत देखिए भाई, वो थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि भाई थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप लोड ले लीजिए। और फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो ज़्यादा लंबा गैप होगा, तो इसलिए कल हमने एज ए प्रिकॉशनरी गैप ले लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप बच्चों का कि आप लोग इसको बहुत दिल से देख रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। मैं आपकी सभी सजेशंस पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि और डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो जाए, कुछ कह रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ कह रहे मतलब सबका अलग अलग व्यू है। किसी का कहना है कि सब्जेक्ट वाइज होता तो ज़्यादा बेहतर होता। ऑब्वियसली देखिए, ये ना होता तो वो होता, वो ना होता तो वो होता, वो जो हो जाता तो पता नहीं क्या होता। ये जो वो है ना, वो कभी कुछ होता है नहीं। जो है ना, उसमें खुश रहिए। मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को। आई एम द बेस्ट ये बिल्कुल गलत है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी अ वेरी गुड पर्सन, अ वेरी गुड ट्यूटर, अ वेरी गुड मेंटर। और उसी वेरी गुड की ही कोशिश में मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप बच्चों को मैं अपनी साइड से जो बेहतर है वो दे सकूँ। मैं यहाँ खड़े होकर जो है ना, आपको मैं डेली 5-5 घंटे के लेक्चर करा सकता हूँ, लेकिन ना उसका टाइम है ना उसकी अभी ज़रूरत है। यह नाम ही है क्विक रिवीजन, तो इसीलिए हमने इसका क्विक में ही थोड़ा हम कर रहे हैं। बाकी डिटेल में मौका मिला है, ज़िंदगी रही है आगे तो मिलेंगे, डिटेल में भी देखेंगे चीज़ें, ठीक है। और तो ये तो रहा ये। बाकी कुछ बच्चों का, कुछ नहीं काफ़ी बच्चों को कहना था प्रहार मैगजीन के बारे में। अब देखिए, मेरे से भी पूछते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली प्रहार मैगजीन जैसे क्विक रिवीजन अपने आप में एक नाम है, ब्रांड है। प्रहार उससे भी 2 कदम आगे है। अब देखिए, फिर मैं भी चाह रहा हूँ कि इसको मैं कर दूँ, बच्चों ने कहा तो ठीक है कर देते हैं। करंट अफेयर के लिए भी प्रहार। बाकी लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था आप बच्चों से कि किस चीज़ में करो। सॉरी, यहाँ बच्चे नंबर, हाँ। देखिए, प्रहार मैगजीन है मेरे से, जैसे मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि किस में करूँ, इंग्लिश में या हिंदी में। तो जैसा आप कहेंगे वैसा। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में ही कर दीजिए। तो ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करेंगे प्रहार मैगजीन, जो कि रहेगी इंग्लिश में। एक बात का मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए मैंने भी कभी जब तैयारी की थी, मैं राजस्थान पीसीएस का मैं देख रहा था, मुझे बहुत कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल रहा था। और फिर क्या है ना, वहाँ की लैंग्वेज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा मिसकम्युनिकेशन गैप होता था एक। लेकिन अब जब चीज़ें थी ही नहीं, तो मुझे उसी में से करना था। मैं तो वहाँ किसी से कह भी नहीं सकता था कि सर आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, या ये नहीं हो रहा है, या वो नहीं हो रहा। वीडियो कैसे रुक गई? आज पहली बार ऐसा हुआ, हाँ। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो मैं यही कहूँगा आप बच्चों से कि आप अगर मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, आप बच्चों की ही राय पर को रखते हुए, देखिए डेमोक्रेटिक मामला है। जो आप बच्चों ने, मेजॉरिटी ने कहा इंग्लिश में करा दीजिए, तो भाई मैं तो मेजॉरिटी की बात को ही मानूंगा। मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई मेरे से ये कहे कि सर हिंदी में कराइए, इसमें कराइए, अब बस आप लोगों के ही कहने पर मैं मतलब मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ, ठीक है। दिक्कत कुछ भी नहीं होगी। ये तो रहा अब तक का मामला, चलिए चलते हैं आगे। आप लोगों के मैंने कई मिनट ले लिया, आप लोग बड़ा मतलब कीमती वक्त है आप लोगों का। कीमती वक्त, वक्त की बहुत इज्जत करनी चाहिए। जो इंसान वक्त की इज्जत करता है, वक्त उसको ऐसा बना देता है कि लोग उसकी इज्जत करते हैं, ठीक है। ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपने वक्त को बर्बाद कीजिए, अपने वक्त की बेइज्जती कीजिए। ये ज़माना, ये दुनिया, ये लोग सब आपकी बेइज्जती करेंगे। और आप अपने वक्त की इज्जत करना सीख जाइए, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। वक्त की इज्जत ऐसा नहीं है कि मैं वक्त को लूं और मैं उसको सामने बैठ के मतलब उसको अच्छी अच्छी बातें बोल। वक्त की इज्जत है कि वक्त, जो चीज़ वक्त पर है उसको उसी वक्त ख़त्म किया जाए, उस चीज़ को वहीं के वहीं ख़त्म किया जाए, वक्त को ज़ाया बर्बाद ना किया जाए। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 52। यहाँ और यहाँ हमारे पास, और इसमें थोड़ा सा एक गैप है। लखनऊ गोमती,
रिवर थर्मल, हाँ देखिए यहाँ इसमें नहीं है वो वाला पॉइंट, फिर भी मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो 52 पॉइंट है मेरे पास, ये भी है एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो है बेसिकली कुछ रिवर है, रिवर का ओरिजिन। तो एक रिवर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को अगर आप देखेंगे जो आपका इसमें तिब्बत में जहाँ से ओरिजिन है उसका, उसका नाम है, ग्लेशियर का नाम है चैम योंग डोंग ग्लेशियर। चैम योंग डोंग ग्लेशियर नाम है, तिब्बत से ओरिजिन है। वहाँ पे नाम है उसका यार्लिंग ज़ैंगबो। यार्लिंग ज़ैंगबो नाम है। जब वो इंडिया में आती है, इंडिया में एंटर होगी अरुणाचल प्रदेश से, जो वो बैंड है वहाँ से अंदर होगी अरुणाचल प्रदेश से, और तब नाम रहता है इसका, आप मुझे बताएंगे दिहांग नाम है या दिबांग नाम है, और फिर ये आसाम में आके बन जाती है ब्रह्मपुत्र। इस पर आसाम में एक बहुत बड़ा एक आइलैंड बनता है जो कि रिवराइन आइलैंड है, जिसका नाम है मजोली। मजोली दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। फिर ये वहाँ से होते हुए, आसाम से होते हुए चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसमें और भी नदियाँ जुड़ेंगी, अल्टीमेटली बन जाती है मेघना, और जाके गिर जाती है कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। तो ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र। इसके आगे एक नदी है सल्वीन। सल्वीन का भी ओरिजिन कहाँ है, तिब्बत है। सल्वीन का ओरिजिन तिब्बत है, और गिरती कहाँ जाके है, फिर मध्य म्यांमार के बॉर्डर से होते हुए जाके गिरती है कहाँ, अंडमान सी में। फिर है एक मेकोंग। मेकोंग जो है ये इसका जो ओरिजिन है लासू गोंगमा स्प्रिंग है, और उसके बाद एक सतलुज। सतलुज का जो ओरिजिन है वो भी तिब्बत है। तिब्बत में क्या है, राकास्ताल लेक। राकास्ताल लेक बेसिकली अगर आप बड़े लेवल पर देखें तो जो मानसरोवर लेक है वो सबका ओरिजिन है, बड़े लेवल पर देखा जाए। लेकिन जैसा अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं वो कहाँ रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, अगर मैं दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप दिल्ली में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो है इंडिया गेट के पास में, और जो चीफ मिनिस्टर है उनका घर है सिविल लाइंस के पास में। फिर आप कहेंगे कि एक तो रहते हैं इंडिया गेट के यानी कि सेंट्रल इंडिया में, और एक रहते हैं उस तरफ। तो ये दिल्ली का फर्दर डिवीजन हो गया। अब मैं दिल्ली में भी कहूँ तो ये कहेंगे आप प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ए ब्लॉक में, प्रेसिडेंट रहते हैं बी ब्लॉक में। ठीक है, देखिए वो लुटियन जोन को भी आपने फर्दर डिवाइड कर दिया। तो ओरिजिन जो है सबका वो लगभग है मानसरोवर लेक। लेकिन अब उसमें भी पर्टिकुलर देखा जाए तो जो आपका ब्रह्मपुत्र है वो है चैमयोंगडोंग ग्लेशियर, जो सतलुज है वो है राकास्ताल, और वहीं पर एक और रिवर बहुत बड़ी है जो वहां से निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर, और वो निकलती है बोकारछू ग्लेशियर। किससे निकलती है, बोकारछू ग्लेशियर से। और यांगजे जो रिवर है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट ऑफ एशिया, वो निकलती है किंगोई माउंटेन्स इन चाइना। किंगोई माउंटेन्स इन चाइना। तो ये बस आपको बताना था। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पर, थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो है डेटा बहुत पुराना है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ बदल गया है ना। एज पर द डेटा ऑफ ईयर 2011 इंडिया एंड उत्तर प्रदेश परसेंटेज ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पॉपुलेशन के बारे में है, और ऊपर लिखा है थर्मल पावर प्लांट। ये एक आध देखिए, बस एक आध तो अब हम भी इंसान हैं, हमारे बनाने वाले भी इंसान हैं, गलती तो सभी से हो जाती है। तो ये है बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन यूपी और उत्तर इंडिया की। यहाँ 2011 को बेस माना गया है। 2011 को इसलिए बेस माना गया है क्योंकि 2021 में सेंसस नहीं हो पाया था, क्योंकि कोविड की वजह से उसको डिले कर दिया गया। अब जो सेंसस होगा 2026-27 और 2 फेज में सेंसस होगा। उसके बाद जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसको हम तब कोट करेंगे। वैसे अगर अर्बनाइजेशन का डेटा अभी भी कई सारी जगह से आता है, कई सारी सोर्सेज है, लेकिन जनरली जो यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है वो सेंसस के ही डेटा को पूछता है। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ चलिए लिख ही देता हूं मैं, बच्चे फिर कभी कंफ्यूज ना हो। अगर हम देखें इंडिया एंड यूपी, थोड़ा सा जो है ना फास्ट ही करेंगे। इंडिया में जो अर्बन है, रूरल इंडिया में है आपका 31.6% एंड 68.84%, तो इसका हो गया इंडिया का। और यूपी में है 22.27 एंड 77.73%, ये हो गया आपका यूपी का। इसमें इतना ही आसान पूछ लिया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। इतना आसान पूछता नहीं है, हमें जाना पड़ेगा इसके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो हम देखेंगे जब हम यूपी का सेंसस वाला डेटा देखेंगे। ठीक है, तो बस ये अभी काम चलाने के लिए इतना काफ़ी। चलिए चलते हैं आगे। थर्मल पावर प्लांट, अब जो है ना कई बार वो पूछ लेता है थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि ये प्लांट कहाँ पर है,
या फिर यूपी में कई बार मैच दी फॉलोइंग भी करा लेता है, तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अनपारा जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ है, सोनभद्र में है। सोनभद्र के बारे में एक और बहुत चीज़ बड़ी फेमस चीज़ है, उसकी ज्योग्राफी को लेकर आप मुझे बताएंगे क्या है वो फेमस चीज़, ठीक है। ज्योग्राफी को लेकर, इसकी लोकेशन को, इसकी कनेक्टिविटी को लेकर है। इतने भी हिंट दे दिए, अगर इतने हिंट अभी नहीं याद आ रही है तो आपकी इस वाले अटेम्प्ट की तैयारी अच्छी नहीं है। ओके, अनपारा थर्मल पावर स्टेशन है सोनभद्र। दादरी थर्मल पावर स्टेशन है, ये आपके हमारे गौतम बुद्ध नगर, हमारा अपना जो हमारा गांव, ठीक है, तो वहाँ है दादरी। और ये जो है ना गैस बेस्ड स्टेशन है, गैस बेस्ड स्टेशन है, ना कि कोल बेस्ड है। मेजर थर्मल पावर स्टेशन है एक मेजा है। मेजा कहाँ है, प्रयागराज में है। मेजा कहाँ है, प्रयागराज। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र, सोनभद्र में अनपारा भी है और आपका सिंगरौली भी है। एक मैंने आपको एक नाम बताया था सिंगरेनी, सिंगरेनी बताया था, किसी चीज़ से रिलेट करके बताया था, उसको किसी स्टेट में बताया था, वो आप मुझे बताएंगे कि मैंने किस चीज़ से जोड़कर बताया था आपको। सिंगरेनी क्यों फेमस है, सिंगरेनी क्यों फेमस है, किस स्टेट में है और क्यों फेमस है। ये सिंगरौली हो गया। टांडा थर्मल पावर प्लांट ये है अंबेडकर नगर। और औंला जो है ये है आपका बरेली में। और यहाँ है हरदुआगंज, ये है अलीगढ़ में। ये जो है ना औंला जो है ये आपके एक चीज़ और हुई थी यहाँ पर, और मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, कुछ शायद कुछ यूरिया से रिलेटेड है, तो आप एक बार देख लेंगे वो क्या चीज़ है। आंवला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बरेली, और यहाँ वो जो मैं यूरिया से जोड़कर बता रहा हूँ वो क्या चीज़ है वो आप देख लेंगे। ऐसे ही चीज़ें आप जोड़ जोड़ के देखेंगे, चीज़ें आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। बाकी जो है ये है आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखेंगे, रामसर साइट भी देखेंगे, फिर हम आपका टाइगर रिजर्व भी देखेंगे, नेशनल पार्क भी देखेंगे। चीज़ें जहाँ जहाँ जैसे आती रहेंगी वहाँ वहाँ हम उस हिसाब से देखते रहेंगे। तो एक है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं कहूँ ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश की है वो है आपकी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, चंदौली में है, यूपी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह दीजिए, नेशनल पार्क कह दीजिए, या फिर आप अपना जो रामसर साइट है उसको कह दीजिए। बहुत कम है तो आपको डिस्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू याद होनी चाहिए कि कौन सा कहाँ है। सीसी याद आप कर सकते हो। सीसी क्या है आपका, चंद्रप्रभा, चंदौली, किशनपुर, खेरी, लखीमपुर है। अब ये मत कहना कि सर आप तो लखीमपुर हटा दे रहे हैं। लखीमपुर खेरी, किशनपुर खेरी। कतरनिया घाट जो है बहराइच में है। रानीपुर जो है बांदा में है। और महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ललितपुर में है। और यहाँ एक फैक्ट दिया है कि ये स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बस इतना ही यहाँ इसके बारे में देखना था। बाकी जैसे यूपी ने क्वेश्चन पूछा भी है, वो डेट इसने करा ली थी। मैं कहूँगा जो चंद्रप्रभा है ओल्डेस्ट, ये आपको याद रहना चाहिए। और फिर आपको कतरनिया घाट कई बार पूछा जा चुका है। कतरनिया घाट कहाँ है, बहराइच में है। एक कुकरेल नाइट सफारी, कुकरेल नाइट सफारी है, आप मुझे बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है ये। ओके, कुकरेल उत्तर प्रदेश। अब देखिए हर एक चीज़ है उसका ओरिजिन जैसा आज हमें दिख रहा है वैसा नहीं होता है किसी भी चीज़ का। अब हमारा भी पहले बचपन में कुछ और नाम था, दादा ने नाम रखा। जब वो ऑब्वियसली होता है एक ददिहाल का नाम, एक ननिहाल का नाम। जब वह नानी के वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो कैसा बड़े पुराना सा नाम लग रहा है, कुछ नया नाम दिया जाए। हमें नया नाम दे दिया ज़मीन में, ठीक है कहानी। उत्तर प्रदेश नेम चेंज, वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है आपका 1836 में है। और फिर आपका इसके बाद होता है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आउध एंड आगरा, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आउध एंड आगरा। ये मैं कहूँगा कि ये काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन में से है जो पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है 1836, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आउध एंड आगरा 1877। यूनाइटेड प्रोविंस कब बना, 1937। एंड आपका प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश है ये बना है आपका 1950 को। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर 24 जनवरी है या 26 जनवरी है, ये आप मुझे बताएंगे। जब इसको यूपी का जो डे माना जाता है कौन सा माना जाता है, आप मुझे बताएंगे। यूनाइटेड प्रोविंस हो गया 1937, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आउध एंड आगरा हो गया, फिर उसके बाद है यूनाइटेड प्रोविंस एंड है प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। ओके, हाँ ये चीज़ हमें लगती है बड़ी बढ़िया। अब जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जो है ना ऑब्वियसली आपको रटने भी चाहिए, समझने भी चाहिए। मैं कहता हूं कि समझने की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही रटने की भी है, चाहे तो आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो।
तो अब हम चलते हैं, जैसे अभी जो हमारे पास जो अमेंडमेंट है वो है 106। अब यहाँ चाहे ना दिया हो, देख लेते हैं, दिया है भाई, दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो हम चलते हैं 100 से, चलते हैं, यहीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100 से भी एक नीचे ले लीजिए, आपका 99। 99 जो है वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो थी उससे रिलेटेड है, यानी कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा, अभी कौन करता है, कॉलेजियम करता है वो एक, और कॉलेजियम कौन है, जज का ही एक ग्रुप है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये लोग मिलकर एक कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं जो जजेस का अपॉइंटमेंट या फिर हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर जो करते हैं वो एक कॉलेजियम करती है, ठीक है। अब इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, और ये भी है भाई भतीजावाद की भी बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, करप्शन, नेपोटिज्म, बहुत सारे एलिगेशन है। अब यहाँ ये हुआ कि सरकार ने कहा कि भैया हम भी इसमें आना चाहते हैं, तो सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ओके, अब उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया नल एंड वॉइड डिक्लेयर, वो था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो वो हो गया आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से। सो जो है वो ऐसा है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ओके, जो ईस्ट पाकिस्तान है अल्टीमेटली उसका नाम बनता है बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। अब जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, इस टाइम जो इंडिया ने ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का आप नाम बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर सबको याद है, ऑपरेशन सिंधु भी सबको याद होगा, लेकिन आप मुझे वो वाले ऑपरेशन का नाम बताएंगे जो बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पर चलाया गया था। ओके, अब यहाँ क्या चीज है, हुआ ये कि बाउंड्री ऐसे तो है नहीं कि भैया बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन खींच दी, तुम इधर तुम इधर, तो क्या था, जो बाउंड्री बनी लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो बांग्लादेश के इंडिया में थे और इंडिया वाले बांग्लादेश में थे। इस चीज को बोलते हैं इंक्लेव। इंक्लेव क्या है, मेरी जमीन किसी और के अंदर, ठीक है, मेरी जमीन, मेरे स्टेट की जमीन किसी और के अंदर, मेरी कंट्री की जमीन किसी और के अंदर, जो इंक्लेव है वो थे। तो उस इंक्लेव के आदान प्रदान के लिए आया आपका क्या, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये हुआ, इससे आगे यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, जरा थोड़ा समझिएगा। अगर हमें कोई जमीन लेनी है, ठीक है, हमें कोई जमीन अंदर लेनी है और उसको फिर हमें स्टेट बनाना है, जो भी करना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत ध्यान से। लेकिन अगर हमें अपनी जमीन देनी है, हमें अपनी जमीन देनी है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी केस में कहा था, बेरूबारी केस में कहा था। इसी चीज से जुड़ा हुआ एक और कंसर्न है जिसको बोलते हैं कच्छातीवू आइलैंड इशू, जो कि है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसमें क्या है, कच्छातीवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया था एज ए गुडविल जेस्चर। अब ये उस पर एलिगेशन लगाया जाता है कि उसको जो संवैधानिक प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया था, तो इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो ये आपका है, जब अगर इंडिया को जमीन देनी है किसी को, चाहे 1 इंच भी देनी हो, वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसीलिए आया था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसी को बोलते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। जो 101 है वो है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ। बहुत सारे जो टैक्सेस थे उसको इसमें मर्ज किया गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। केलकर टास्क फोर्स है, उसके कहने पर इसको बनाया गया, केलकर टास्क फोर्स। और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है जीएसटी के बारे में, जीएसटी ने बनाया जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 279A के तहत है। इसमें जो डिसीजन लिया जाता है वो 3/4 की मेजोरिटी से लिया जाता है। किससे लिया जाता है डिसीजन, 3/4। और अगर यहाँ पर हम देखें सेंटर के पास कितनी पावर है, 1/3, स्टेट्स के पावर कितनी पावर है, 2/3। तो अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, दोनों को साथ आना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका जीएसटी का। ओके, वह 101 अमेंडमेंट एक्ट। 102 जो है ये हुआ जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि एक तो था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, फिर एक था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पहले थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो है जो किसी नॉर्मल कानून के तहत बनी है, लेकिन अगर वो संविधान के तहत बने तो वो हो जाती है फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था 102 के तहत, किसको, एनसी
बीसी को। ओके, अब जब पॉलिटी आ जाता है तो हमारा दिल थोड़ी सी हिलोरे मारने लगता है कि चीज़ें और बता दी जाए, मज़ा आता है पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री में। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो सोच रहे हैं थोड़ा ज़रा जल्दी ही करा दें। 103 जो है वो है आपका EWS रिजर्वेशन, चाहे तो आपका जॉब्स में हो चाहे आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो, तो ये हो गया आपका EWS। 104 जो है इसने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इसने रिजर्वेशन की एज को बढ़ा दिया। रिजर्वेशन जो पहले 10 साल के लिए था उसको बढ़ाया जा रहा है हर बार 10-10 साल से, तो उसकी उम्र थी 70 साल, अब उसको बढ़ा दिया गया है कि ये 80 साल तक रहेगा एक चीज, तो यानी कि रिजर्वेशन की एज को 10 साल और बढ़ा दिया गया है। एक चीज और की, यहाँ पर जो एंग्लो इंडियंस होते थे, एंग्लो इंडियंस 2 MP नॉमिनेट करने की पावर थी और 1 MLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गवर्नर को पावर थी और यहाँ प्रेसिडेंट को, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया है क्योंकि उनकी उतनी आबादी नहीं है कि उनको 2 सीटें दी जाए, तो ये एंग्लो इंडियंस के लिए खत्म कर दिया गया है। ये है आपका 104। चलते हैं 105 पर। 105 क्या है, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, हुआ क्या कि फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल यूनियन एंड उसके नीचे स्टेट्स। ओके, अब कुछ स्टेट को पावर है, कुछ आपका सेंटर को पावर है। हुआ क्या था यहाँ पर, ये जो लिस्ट आइडेंटिफाई करने की पावर है ये थी पहले स्टेट के पास, इसको सेंटर ने कब्जा लिया था। तो ये हुआ कि सेंटर जो है वो हमारे डोमेन में आ रहा है, इसके लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उस जजमेंट के बाद आता है ये अमेंडमेंट, और इसमें क्या कहा गया, रीस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। 105वां संशोधन हुआ, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBCs की सूची तैयार करने की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया, यानी कि उसको छीन लिया गया था। और जब बहाल तभी होगा ना जब उसको दोबारा से दिया जाए, यानी कि पहले से था उसके पास तो बहाल किया गया, ये हो गया। 106 जो है ये है आपका महिला आरक्षण से रिलेटेड। अब यहाँ आते हैं कई सारे क्वेश्चन, ये बाकी का तो मुझे आप एक बार अमेंडमेंट आ गया वो आ गया। ये जो है ये जो 104 है वो है 10 साल के लिए। ओके, 10 साल। ये जो है 106 अमेंडमेंट एक्ट 106, ये है आपका 15 साल के लिए। 15 साल के लिए रिजर्वेशन है और एक बार में 1/3 सीटें रिजर्व करनी है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप ऐसे डिवाइड कर दो तो जैसे मान लीजिए पूरे हिंदुस्तान की जो ये 1/3 सीट्स हैं, ये वाला पोर्शन ये कर दिया वुमेन के लिए रिजर्वेशन, फिर ये वाले को कर दिया अगले बार, फिर ये वाले को कर दिया, तो इनका मतलब ये है कि 15 साल में एक पूरा साइकिल घूम जाएगा और जिसमें सारी वुमेन्स कवर हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 1/3। इसमें जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। क्या ये लोकल बॉडीज के लिए है, पंचायती राज के लिए या अर्बन लोकल बॉडीज के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 243D में दिया हुआ है। 243D में दिया हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहां जो है फिर वो सिर्फ है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह से मैंने चक्कर घुमा दिया। 15 साल के लिए है, आगे देखते हैं क्या होता है, कब वो खत्म होगा। फिलहाल उसकी जो एज है 15 साल है। क्या ये कानून, ये एक्ट जो है, ये कानून जो है ये इंप्लीमेंट हो चुका है, फोर्स में आ चुका है? नहीं। ये जो आपकी अगला जो क्या होगा, सेंसस होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये अभी फोर्स में नहीं है, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। कभी वहां बहुत ज्यादा खुशी से एकदम सीधे मार कर आओ, अरे भैया 106 तो सर ने पढ़ाया था क्लास में, और सर ने क्या पढ़ाया हम भी खुद पढ़ चुके हैं, बिल्कुल होगा, मारो इसको एकदम, वो जरा ध्यान लगा कर करना। ये जो है 243 जो है वो आपका पंचायती राज से, 243 में ही आगे के जो आर्टिकल हैं वो आपका अर्बन लोकल बॉडी से हैं। यहाँ जो है बाकी सारी सब चीज़ें नहीं, जैसे ये मैंने अभी बोला था 243D ये रिजर्वेशन ऑफ सीट से है। जो 243I है, आप ऐसे याद रखिए, जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसके कई सारे इंस्टीट्यूशन है, एक का नाम है IFC, है ना, बस ये याद रखिए। आई जो है उसके साथ है फाइनेंस कमीशन, इतना याद है ना, कई सारी जगह काम आ जाएगा। IFC जो है 243I फाइनेंस कमीशन को बनाता है एंड 243 के
KEC, ये चाहे ना भी याद रहे तो आप तुक्का लगा लेंगे कि भैया पहले तो फाइनेंस की बात होगी, पहले पैसे बट जाए तब इलेक्शन करा लेंगे। तो पहले जो है आपके पैसे बांट लिया आपने फाइनेंस कमीशन, और फिर आप इलेक्शन कराएंगे। तो ये हो गया KEC। 243K जो है वो इलेक्शन कमीशन को बताता है। और ये दो जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 243Z, एक है D और एक है E, है ना। ये है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो छोटा है। अब ऑब्वियसली बड़ा है बाद में है तो वो मेट्रोपॉलिटन बड़ा, तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ये मैं कहूंगा आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। मैं एक बार बता देता हूं, 243D, डी से रिजर्वेशन। अब कैसे आप तुक्का लगा रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आपको याद होना चाहिए। डेटा रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, है ना, डी से रिजर्वेशन हो गया 243। आई से फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश हो गई। ओके, 243K से आपका इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हो गई। 243ZD जो है हिंदी मीडियम वाले हम पहले बोलते थे, लेकिन बाद में हमें पता लगा Z एक गलत है, उसका असल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जी। ओके, आई एम सॉरी, हमें भी किसी ने ऐसे ही समझाया था जब हम हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचे, तो वहां पता लगा कि ये नहीं, ये है। तो 243ZD जो है दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एंड 243ZE इज आपका मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ये है आपका, हाँ, अब ऐसा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एग्जॉस्टिव है। हुआ क्या, जो बहुत ज़्यादा जो मेंबर थे उसके, वो खुद क्या थे, ज़्यादातर जो थे वो वकील थे। अब भैया वकीलों का काम होता है बहुत ज़्यादा बातचीत करना, बहुत डिटेल में जाना, बाल की खाल निकालना। मैं माफ़ी चाहता हूं जो वकील यहाँ प्रोफेशन में होंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपका काम है हर चीज़ की तह तक पहुंच जाना, बाल की खाल निकाल लेना। तो बहुत डिटेल में जाकर वो, क्योंकि वो शब्दों को ही पकड़ते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब क्या था कि जो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन थे, ऐसा कहा जाता है, क्रिटिसिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये दुनिया भर से इकट्ठा करके ब्यूटीफुल पैच वर्क किया है। ये इट इज़ ब्यूटीफुल पैच वर्क। ऐसा है कि हर किसी भी चीज के पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उसको कोई अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं, कुछ क्रिटिसिज्म करने वाले भी होते हैं। तो जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पैच वर्क, और वो क्या दर्शाता है यहाँ से कि हमने कहाँ कहाँ से कितनी कितनी चीजें ली हैं। अब जैसे कि आपका कनाडा है, कनाडा से हमने लिया, जैसे हम ये कहते हैं, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना, जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आज भी अगर आप देखें तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है। और कुछ सिचुएशन तो ऐसी हैं जहां सेंटर बिल्कुल यूनिटरी सिस्टम बन जाता है, कि सारी की सारी पावर जो है सेंटर के अंदर ही आ जाती है। प्लान ऑफ ए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जो हमारा शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 जो बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वो जो है आपका हो गया इसमें कनाडा से लिया गया है। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, रेसिडुअरी पावर जो है वो किसके पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि जो रेसिडुअरी पावर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के टाइम में किसके पास थी, वो थी आपकी गवर्नर जनरल के पास, या फिर आप बोल दीजिए वॉइस रॉय के पास थी। उसको डिमांड चल रही थी कि उसको प्रोविंसेस के पास रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज के टाइम में भी ये दिक्कत है, कहा जाता है कि रेसिडुअरी पावर जो है वो कुछ चीजों को छोड़ के स्टेट के पास रख दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी किसके पास है, सेंटर के पास है। रेसिडुअरी पावर बेसिकली क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो अभी नहीं है, और अगर वो फ्यूचर में ऐसा सब्जेक्ट आ जाए तो उस पर जो कानून बनाने की पावर रहेगी वो किसकी रहेगी, वो सेंटर की रहेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आज से 10 साल पहले हम बात करें कि एआई के रेगुलेशन के बारे में, तो किसको क्या पता होगा, ठीक है, लेकिन आज बिल्कुल कॉमन है। और देयर इज अ नीड फॉर एआई। मुझे किसी ने, एक बच्चे ने फोटो बनाकर भेजा, मतलब आई वाज स्टैंडिंग विद समवन, और इतना मतलब रियल फोटो था वो कि मतलब मैं ही नहीं पहचान पा रहा था कि भाई ये क्या है। तो अब ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है।
आप जो है जो डीप फेक है इस चीज को देखो, टेक्नोलॉजी क्या है ना, जैसे आप ऐसे भी देखते हैं कि साइंस इज अ डबल सोर्ड, टेक्नोलॉजी इज अ डबल सोर्ड, आपको जो है दो धारी तलवार है, सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। तो इस तरह से उसको कंट्रोल करने के लिए कानून की जरूरत है। तो कानून कौन बना सकता है? सेंटर बना सकता है, क्योंकि रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? यूनियन या सेंटर के पास है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिया है। फिर साथ ही साथ ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का, यानी कि जो युद्ध की शुरुआत होगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा होगी, युद्ध की जो समाप्ति होगी प्रेसिडेंट के द्वारा होगी। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो, और हिंदी में बोलते हैं पदेन सभापति, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट उसके प्रेसिडेंट उसके चेयरमैन हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज बाय डिफॉल्ट द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये भी कहां से लिया है हमने? अमेरिका से लिया है। फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। फिर साथ ही साथ आपका प्रीएम्बल, प्रीएम्बल जो है उसका जो ओरिजिन अगर आप ट्रेस करेंगे तो कहां से? जो लिया गया सोर्स है अमेरिका से। और अगर इंडिया में देखेंगे तो ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बन जाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यस, बेरुवारी केस में कहा था इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती में कहा यस इट इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा यस इट इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। जो बाकी सब प्रोसेस है उसके तहत रिसेंटली अभी भी एक पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया था उसमें से सेकुलरिज्म वर्ड को हटाने के लिए, तो तब भी वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सेकुलरिज्म वर्ड है बेसिकली उसको बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ओके, सो आपका प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होगा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में क्या है? मोनार्की सिस्टम है, राजा जो राजशाही है वो है। उसमें क्या है कि जो किंग और क्वीन है वो नॉमिनल हेड रहेंगे, असल में जो पावर है वो है किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। ऐसे ही हमारे यहाँ है। अब हमें और उनमें डिफरेंस क्या है? वहाँ जो है वो हेरिडेटरी है, राजा का बेटा राजा या क्वीन का बेटा मतलब इस तरह से बनेंगे वहां राजा। हमारे यहाँ क्या है? इलेक्शन है, रिपब्लिक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है कैबिनेट सिस्टम, वहां से लिया है। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वहां से लिया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट वहां से लिया है। एंड बाइकैमरल, यानी कि बाइकैमरल का मतलब द्विसदनीय, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फीचर है कि लोकसभा एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर स्पेशली टू द लोकसभा, यानी कि अगर लोकसभा चाहे रेजोल्यूशन पास करके आपकी सरकार को गिरा सकती है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये हो गया। अब ये जो है अमेंडमेंट, ये ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने 8 शेड्यूल की बात की थी कि 8 शेड्यूल जो है इसमें पहले थी 14 लैंग्वेज, अब हो गई है 22 लैंग्वेज ऐड हुई है। एक बार एक हुई थी पहले 21st से, फिर आपका 71st से, फिर आपका 92nd से। इसमें एक ऐड हुई, इसमें 3 ऐड हुई और इसमें आपकी 4 ऐड हुई। तो ये थी आपकी सिंधी, यहाँ पर थी नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। मणिपुरी के साथ अगर कहीं आपको मैती लिखा हुआ दिखाई दे तो भी सही है। मणिपुरी, मैती आपका 71st और 92nd जो है इससे संथाली, बोडो, डोगरी एंड मैथिली ये हुई है आपका MSD की बैटिंग। ये हो गया नमक। तो ये हो गया आपका 8 शेड्यूल, ये मैं पहले भी करा चुका हूं इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं आगे। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, संविधान संशोधन, उसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी, छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि उसने इतने ज़्यादा चेंजेस किए थे, चाहे तो आपका फंडामेंटल राइट में हो, चाहे DPSP में हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किए गए थे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, तो काफ़ी सारे, इसीलिए उसको इतने ज़्यादा चेंजेस की वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब उसने जो आपके DPSP में चेंजेस किए थे उनको देख लेते हैं। पहला तो ऐड किया गया था अनुच्छेद 39A, ये टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब फ्री लीगल एड टू द पुअर ये तो ऐड कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए एक चीज को लेकर आए जिसका नाम था नालसा।
नालसा एक्ट आता है 1987 में। अब ये बॉडी बनती है नालसा, अब ये क्या देखेगी इस चीज को कि सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नालसा का जो चेयरमैन होता है वो सेकंड सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होता है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है सूर्यकांत। सूर्यकांत याद रखे ना इस चीज को, बच्चा कह रहा था करंट अफेयर से जोड़ के बताना, ऐसे ही बता सकता हो और मतलब ऐसे ही कोशिश करता हो, और आई होप आप इसको देखेंगे। तो ये हो गया टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 39E जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा 39A। 43A जो है यह है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री है 43A। और 48A जो है वो टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट। चीजें बार बार पढ़ोगे, मान लीजिए चाय पे जा रहे हो, चाय पे जाके ये बात मत करना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और उसने उससे हाथ नहीं मिलाया, तुम्हें पता है कि उसने कितने छक्के मारे, कैसे उसने, ये बात नहीं कीजिएगा। पूछ लेना चाहिए जो चाय की दुकान पे जो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल कौन सा है, इसका कौन सा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, या फिर स्टेट अगर चाहे तो इसको किस तरह से सुरक्षित कर सकता है। या फिर एक आदमी है जिसके साथ गलत हुआ है, वो केस लड़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, बताइए ये कहाँ जा सकता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकता है जहां से इसको न्याय की उम्मीद होगी, जो इसका केस लड़ेगी, जो इसको केस लड़वाएगी और इसका साथ देगी। तो इस तरह से बातें होनी चाहिए। बातें ये होनी चाहिए कि जो रिसेंटली जो शिफ्ट हुआ है जियोपॉलिटिकल, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा इंडिया पे, इंडिया अपने इंटरेस्ट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, इंडिया किस तरह से इस चेंजेस को रिप्लाई कर रहा है। तो ये सारी सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, ना कि क्रिकेट या फिर मूवीज की बात। ओके, देखिए थोड़ा बहुत देखना अच्छा है, मैं भी देखता हूँ, क्लास भी छोड़ छोड़ के देखी है, लेकिन अब वो हमारी पार्ट नहीं होना चाहिए। मेजर सूफी सिलसिलाज इन इंडिया एंड देयर फाउंडर्स इन इंडिया। अब ये है भाई, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस बताऊंगा कि क्या क्या है, आपको याद रखना है। सूफी सिलसिला फाउंडर चिश्ती जो है उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने आपका किया था इम्प्लीमेंट। सोहरावर्दी को बहाउद्दीन ज़करिया, कादरी को सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी ने, शत्तारी जो है उनको अब्दुल शाह अब्दुल्ला शत्तारी, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन समरकंदी, नक्शबंदी बाकी बिल्ला। अब मैं कहूँगा देखिए, एक तो ये बहुत पूछा जाता है चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और सोहरावर्दी, ये याद होना चाहिए सोहरावर्दी, और एक फिरदौसी, तीन तो जरूर ही याद होनी चाहिए। बाकी अगर आप सब याद कर लेंगे तो आपकी अच्छी बात है, तीन जरूर याद होने चाहिए, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी। ओके, देखिए टाइम 36 मिनट ही हुए हैं, पानी पी लेता हूँ, आज ज़्यादा प्यास लग रही है। तो चलिए चलते हैं आगे बिना टाइम को वेस्ट किए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये है बाबर की लड़ाई के बारे में। पहली जो बाबर की लड़ाई हुई थी वो पानीपत की लड़ाई हुई, कब, 26 में। खानवा की लड़ाई हुई 27 में, चंदेरी की लड़ाई हुई 28 में, घाघरा की लड़ाई हुई 29 में, और डेथ ऑफ बाबर हो जाती है 1530 में। अब देखो ऐसा है कि अगर आप अपने गांव देहात से जुड़े हो तो आपको पता होगा, कोई मेहमान आया आपके घर पे, तो मेहमान को आते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले पानी पिलाएंगे कि भैया पानी पी लीजिए। पानी पी लेंगे, फिर बैठेंगे, कहेंगे भैया बैठ जाओ, खाना लगवाते हैं। पानी पिला दिया, अब उसका अगला स्टेप है खाने का। खाना खिला दिया। पहले का जो सफ़र होता था, गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत थी, तो मेहमान जो था वो एक दिन के लिए नहीं आता था, रात रुक कर ही जाता था। तो उससे कहते थे आओ चांदों की चांद की छाँव में आपको सुलाते हैं। तो यानी कि छत, या तो आंगन में सुलाते थे या छत पे सुलाते थे। आज तो एसी और कूलर पंखा इस तरह से है घरों के अंदर, लेकिन पहले इस तरह से थी छत। हम भी जब अपने गांव में गांव छतों पे सोते थे तो, या आंगन में, तो ये चांद, और पहले दिखते भी थे चांद तारे, अब नहीं दिखते। पानीपत, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, चांद दिखा दिया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आप पूछो भाभी क्यों नहीं आई, तो भैया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट दे दो। तो भाभी के लिए आपने बहुत अच्छा घाघरा गिफ्ट कर दिया, और फिर बाबर बेचारा रास्ते में जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। कहानी है, बस आपको याद दिलाना है, पूछ ले अगर क्रोनोलॉजी, तो पहले पानी ही पिलाएंगे ऑब्वियसली, पानी पिला के आप खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने के बाद चांद दिखा के सुलाएंगे। जब सुबह को उठ जाएगा तो गिफ्ट देंगे, गिफ्ट में देंगे बड़ा महंगा घाघरा, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 26, 27, 28,
29 और 30। ओके, ये है आपकी डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ, सब खाओ टमाटर सब लो मजे, सब खाओ टमाटर सब खाओ टमाटर सब लो मजे। क्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और यहाँ से मुगल स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ जो है, जो अगर मैं बताऊँ जो सबसे छोटी है वो है खिलजी डायनेस्टी। ये देखिए सिर्फ है 30 साल के लिए। ये है सबसे लंबी डायनेस्टी, ये है आपका लगभग 96 ईयर्स के लिए। 96 90, हाँ ये जो ना यहाँ पर इसको चेंज कर लीजिए, ये 1414 होगा। देखो भैया, है ना, जब भी होगा ना, जब इसको मार देंगे तभी तो सही डायनेस्टी आएगी। और इसके बाद है आपका लोधी डायनेस्टी, और 1526 में आपका लास्ट में आपको कौन सा लोधी होता है वो आप मुझे बताएंगे, कौन सा लोधी है जिसके साथ लड़ाई होती है। और कौन सी लड़ाई होती है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसमें क्या है, बाबर उसको हरा देता है। कुछ मेरे ख्याल से कुछ कौन है, बहलोल है या इब्राहिम है, आप मुझे बताएंगे। तो वो है लोधी डायनेस्टी। तो ये बहुत छोटा सा, इसकी डिटेल आगे देखेंगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी। अब क्या है, एक है आज के टाइम में, जैसे अगर आप किसी को कहते हैं कोई बड़ा सनकी सनकी से डिसीजन ले रहा है तो कुछ तो उसे कहते हैं भाई बड़े तुम्हारे तुगलक की फरमान हो रहे हैं। तो क्या है, राजा जो होता है उसके पास होती है एब्सोल्यूट पावर। उसने बोल दिया तो बोल दिया। जैसे कि अब हमने एक चीज़ देखी थी, एक चीज़ देखी थी हमने अकबर के टाइम में, उसने एक डिसीजन लिया था, उसका एक नाम था, और जिसमें ये कह दिया था कि जो उसकी डिक्री है वो सुप्रीम होगी, उसकी ही बात मानी जाएगी। उसका आप मुझे ज़रा नाम बताएंगे, मैं तो भूल रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर है तुगलक, तुगलकी फरमान। अब हुआ क्या, चेंज ऑफ कैपिटल। बेसिकली ऐसा भी होता है कई बार जब आपके सितारे गर्दिश में होते हैं ना, तो आपकी अच्छाई भी बुराई में कन्वर्ट हो जाती है, आपके अच्छे डिसीजन भी गलत डिसीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कई बार जब आपके सितारे बुलंद होते हैं ना, तो आपका गलत डिसीजन भी सही हो जाता है। जैसे कि हमने लगाए क्रिप्टो में, और जैसे हमने लगाए अच्छे खासे, और वो उस पर साइबर अटैक हुआ, हमारा वजीर एक्स ही डूब गया, पैसे मिलने के बजाय हमारे ख़त्म ही हो गए, मतलब हमारा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। अब ठीक है भैया, बाकी हमारे दोस्तों ने अच्छे खासे पैसे कमाए, हम नहीं कमा पाए। तो चेंज ऑफ कैपिटल जो है 1326 में की थी, और कहाँ से कहाँ की थी, दिल्ली से दौलताबाद। ये बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट से अटैक होने की बात थी ना, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, इस वाले पोर्शन से, वो अटैक से बचाने के लिए नीचे आने की बात थी। तो ये डिसीजन था लेकिन फेल हुआ, चेंज ऑफ कैपिटल। सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी। अब क्या है, जब आदमी के पास इकोनॉमी आपकी कमजोर हो रही है, तो पहले करेंसी क्या थी, चाहे तो आपका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुगलक के टाइम में, बाकी अगर नॉर्मल देखें गोल्ड सिल्वर, तो जो हाँ गोल्ड था वो था जहाँ इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पेरस थी, फिर सिल्वर, फिर उसके बाद में कहीं लेड का भी है, कॉपर का भी है। तो इस तरह से चीज़ें होती रही हैं इकोनॉमिकली। तो ये हुआ कि टोकन करेंसी बनाई गई कि भैया ये कोई पर्टिकुलर टोकन है, इसको भी करेंसी की ही तरह माना जाएगा। लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि टोकन करेंसी को डुप्लीकेट बनाना आसान था, तो ये भी फेल हो गया। फिर था खुरासन कैंपेन। खुरासन कैंपेन में भी इसकी मोहम्मद बिन तुगलक का डिसीजन फेल रहा। फिर कराचिल कैंपेन, वो भी कराचिल जो अभियान है वो भी फेल रहा। और टैक्सेस को बढ़ाया ताकि इनकम को बढ़ा सकें, उससे भी लोग बहुत परेशान हुए। तो सारे के सारे जो थे इनके डिसीजन गलत रहे। ये आप एक बार डेट देख लीजिएगा। फॉरेन सिटीजन्स हु केम ड्यूरिंग द, अब जो ना फॉरेनर्स जो हैं वो अलग अलग टाइम में आप अलग अलग जगह से देखेंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस रो आया था, या विलियम हॉकिंस आया, या फिर उससे पहले आपका क्या नाम था उसका, वास्को डिगामा आया। तो इस तरह से अलग अलग टाइम में अलग अलग आते रहे हैं। तो वो है ये। अब यहाँ हमने शाहजहाँ का देखा है, बाकी आगे और देखेंगे। तो इसमें क्या है, जो शाहजहाँ का है ये पीटर मुंडी इटालियन और निकोलो मानुसी, दो इटालियन हो गए, पीटर मुंडी एंड निकोलो मानुसी क्या है, इटालियन है। फ्रांसिस वर्नियर एंड जीन बैप्टाइज ट्रेवर्नियर, देखो वर्नियर ट्रेवर्नियर वर्नियर ट्रेवर्नियर कहाँ से है, फ्रांस से है। पीटर मुंडी एंड निकोलो मानुसी, मानुसी के बारे में तो बहुत फेमस है। तो निकोलो पीटर मुंडी एंड निकोलो मानुसी ये दोनों कहाँ हैं, इटालियन है। और अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। एक चीज, निकोलो मानुसी जो है ही वॉज एन आर्टिलरी मैन इन दारा शिकोज आर्मी, लेटर ही बिकेम डॉक्टर। ये पहले क्या थे, दारा शिको की सेना में तोपची था और बाद में ये चिकित्सक बन गया। और ये जीन बैप्टाइज ट्रेवलर जो है ये इंडिया आया है 6 बार,
और ये ज्वेलर था बाय प्रोफेशन। इसके ऊपर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कोई डायमंड ट्रेड के बारे में बात की थी, तो वो यूपीएससी का क्वेश्चन था। पीटर मुंडी एंड मानुसी, निकोलो मानुसी इटालियन है। वर्नियर एंड ट्रेवर्नियर ये आपके फ्रेंच हैं। ये हो गया। अब ये है ग्रासलैंड, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको कराया था, एक बार फिर बता देता हूँ। एक होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, एक होती है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट वो है ठंडा वाला, ट्रॉपिकल वो है जो थोड़ा गर्म वाला। तो ट्रॉपिकल में जो आपका है, सबसे पहले आप देखिए सवन्ना ग्रासलैंड, जो आपके अफ्रीका में पाई जाती है। क्या इंडिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाई जाती है? यस पाई जाती है, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में। आप एक बार देख लेंगे। एब्सोल्युटली अगर ये मानेंगे नहीं है तो गलत है। फिर एक है कैंपोस, कैंपोस जो है वो ब्राजील में है। और फिर एक है लनोस, लनोस जो है वो वेनेजुएला एंड कोलंबिया में है। लनोस जो है वेनेजुएला एंड कोलंबिया में है। कैंपोस जो है वो आपका ब्राजील में। ये हो गया आपका ट्रॉपिकल। अब जो टेम्परेट है, टेम्परेट में ये 1000 बार पूछा गया है। प्रेरी कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में यानी कि कनाडा एंड यूएसए। और पेम्पास जो है, इसके बाद स्टेपी देखते हैं। स्टेपी जो है यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का पार्ट, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा यूक्रेन और रशिया, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अनाज की बुआई यहाँ पर होती है, प्रोडक्शन। और फिर आपका है पंपास जो है अर्जेंटीना का है। वेल्ड साउथ अफ्रीका का है। डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया का है। एक और लिख लीजिए, एक है पुस्टाज। पुस्टाज जो है ये है आपका हंगरी का। कहाँ का है? हंगरी। पुस्टाज हंगरी। ये भी क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ये है कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो मैं कह रहा हूँ कनाडा आप बिल्कुल सही मार लेंगे कि कनाडा है, लेकिन नॉर्वे सोचना बहुत मुश्किल है। नॉर्वे सोचना बहुत मुश्किल है। दूसरे नंबर पे है, पहले पे कनाडा है, फिर है नॉर्वे, फिर इंडोनेशिया, रशिया। और अगर इंडिया का देखें तो इंडिया का है 16,000। अब 16 नंबर। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, आपने बचपन से इतना ही पढ़ते आ रहे होंगे आप, लेकिन अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो रिसेंट डेटा आया है वो आया है 11,000। देख लेता हूँ एक बार। ग्यारह हजार चौंतीस नहीं, 11,098.81 किलोमीटर। ये है लेटेस्ट जो डेटा है। 11,034 जो है ये है मेरियाना ट्रेंच की गहराई। 11,034 मुझे भी तो कहीं ना कहीं से याद आ रहा था, ऐसा थोड़ी ना डेटा हवाबाजी में ही घूम रहा है भैया। बच्चे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि रिजवान भाई आपका डेटा पे पकड़ है। ये मैं भी मानता हूँ। बाकी बच्चे भी मानते हैं। तो 11,034, 11,098 जो है ये किसका है? आपका इंडिया का है। अब तो वो एक बार लेटेस्ट देख लेना, लेटेस्ट कितनी उसकी रहेगी। बाकी ये है कनाडा, नॉर्वे एंड आपका इंडोनेशिया, CNI। चलिए चलते हैं आगे। हिल्स ऑफ साउथ इंडिया, नल्लामलाई, नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ हो, साउथ टू नॉर्थ हो भैया, जैसे भी हो, जहां से भी हो, जितना भी आपको हो, आज बता दे रहा हूं, फिर आपको याद अब दिक्कत नहीं रहेगी। हमें मतलब नहीं है नॉर्थ टू साउथ पूछा है, साउथ टू नॉर्थ पूछा है। ओके, एक ट्रिक है इसकी, बेसिक आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। अरे भाई यहाँ पूरा ही रब करना पड़ता है मुझे, इसका वो आता नहीं है। देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। ओके, कैन शी गो, कैन शी गो टू जापान एंड मीट गॉड? कैन शी, JPNMG। ओके, ये सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे क्या है आपका? कार्डमम। क्या है? कार्डमम। इसके ऊपर है अन्ना मलाई, इसके ऊपर है नीलगिरी। ओके, कैन शी, कैन, कार्डमम, अन्नामलाई, नीलगिरी। ये है आपका थोड़ा वेस्टर्न साइड में। अब आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पर है सबसे पहले आपकी शेवरॉय।
शेवरॉय। शेवरॉय के ऊपर है आपकी जावड़ी, जावड़ी के ऊपर है आपकी पालकोंडा, पालकोंडा के ऊपर है आपकी नल्लामाला, नल्लामाला के ऊपर है आपकी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्र ऊपर के ऊपर है गरजट, गरजट, गरजट ये दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। ये कहाँ है दोनों? आपका आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ है आपका? जावड़ी, शेवरॉय, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, ये आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैन शी गो टू जापान, कैन, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, शेवरॉय, जावड़ी, पालकोंडा, नल्लामाला, महेंद्रगिरी एंड गरजट। अब यहाँ आती है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, लेकिन भाई अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। एक क्वेश्चन आता है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वेस्टर्न घाट की तो हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। एक आता है महेंद्र, मतलब ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट की पहले जनरली पढ़ते थे महेंद्रगिरी, पहले क्या पढ़ते थे? महेंद्रगिरी, जो कि गलत है। एक और इसकी इधर पीक है जिसका नाम है जादूगोड़ा, जादूगोड़ा आप स्पेलिंग देख लेंगे, जादूगोड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश की अराकू वैली जो है, अराकू वैली फेमस है आपकी कॉफी कल्टीवेशन के लिए, तो वहां पर जो वो पीक है वो है आपकी हाईएस्ट पीक, किसकी? आपकी ईस्टर्न घाट की, जादूगोड़ा। तो ये महेंद्रगिरी नहीं है, पहले इसको मानते थे, ये नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। जितनी कोशिश हो सकती है उतनी मैं आप बच्चों को बताने की कोशिश करता हूं, बाकी तो देखो भाई क्या है, क्या करें। लोकल विंड्स है ना, अब ये जो है मैं बस आपको यहाँ ये बता रहा हूं कि ये विंड्स है, ज्यादा बेहतर होता वैसे आगे है जहां पे डिवीजन है कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। चिनूक जो है, चिनूक यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में है। चिनूक को बेसिकली कहा जाता है आइस ईटर, यानी कि ये बर्फ को खा जाती है क्योंकि ये थोड़ी गर्म है और ये बर्फ को पिघला देती है, तो ये है चिनूक, आइस ईटर भी कही जाती है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। फोहेन जो है ये आपकी है आल्प्स पर्वत और आल्प्स माउंटेन और स्विट्जरलैंड में है। सिरोक्को जो है हॉट है और ये कहाँ है? इटली में है। सिरोक्को से ही जुड़ा हुआ है शायद, जिसको बोलते हैं खून की बारिश। और एक है सिमून, सिमूम जो है अरेबियन डेजर्ट में है और सिमूम को बोलते हैं डॉक्टर्स विंड, डॉक्टर्स विंड सिमूम को बोलते हैं। एक है ब्रिकफील्डर, ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर कहाँ है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ही जो नॉर्वेस्टर, हाँ ठीक है बाद में बताऊंगा। नॉर्वेस्टर शमाल जो है इराक एंड पर्शियन गल्फ में। सांता आना कैलिफोर्निया में, ये भी गर्म है। कोयम्बैंग जावा इंडोनेशिया। अब ये जो सांता आना है ना कैलिफोर्निया, मेरे ख्याल से मैं ख्याल बोल रहा हूँ, आप एक बार चेक करेंगे, ये वही है जिसकी वजह से आपकी लॉस एंजलिस में आग लगी थी, जो पूरा का पूरा शहर जलकर बर्बाद हो गया था। वो मेरे ख्याल से सांता आना है। बाकी आप एक बार देखेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे तो अब आप ट्राइब देखेंगे तो लगभग कितनी, बहुत सारी ट्राइब है। इंडिया में ही कितनी ट्राइब है, तो हर चीज आप याद कर नहीं सकते और इम्पोर्टेंट भी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। पिग्मीज जो है, पिग्मीज वो कॉन्गो बेसिन में है। बोरो जो है ब्राजील में है। इकांता जो है सदर्न अफ्रीका में है। हाइदा अमेरिका। तारतर युकादिर साइबेरिया। बेडुइन जो है अरब में है। और याकू जो है टुंड्रा रीजन में है। जुलू साउथ अफ्रीका में। अब मसाई जो है ईस्ट अफ्रीका यानी कि केनिया में है। मैं जैसे आपको बताऊं, एक तो मसाई और एक पिग्मी, इसमें जरा बड़ा कंफ्यूज करता है, कॉन्गो बेसिन और मसाई जो है केनिया ईस्ट अफ्रीका, ये हो गया। ये पहले बहुत पूछता था, बेडुइन और आपका जो टुंड्रा रीजन, ये वाली साइबेरिया वाली है, इसको पहले बहुत पूछता था, लेकिन अब हाल फिलहाल इतना नहीं पूछ रहा है। ये याद रखिएगा, हाइदा कहाँ है और जुलू तो आप कर लेंगे, जुलू ट्राइब। इकांता भी देख लीजिएगा, इकांता कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। अब कल को ये मत कहने लगे ना कि सर आपने तीन ही बताई थी, हम तीन ही पढ़कर गए, है ना भाई। मैं ये बोलता हूँ कि मेरे हिसाब से जब कुछ नहीं हो रहा, मरता क्या नहीं करता, तो एटलीस्ट इतना तो करो। बाकी तो पूरा क्यूआरएस ही करना है आपको। मैं उस क्यूआरएस में भी आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट इतना तो ये कर ही लो। मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एसोसिएटेड सी लैंड मासेस। अब क्या है, देखो जब हमने पिछले साल यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमें था कि बच्चों को हिंदी में, तो अब हमें पता नहीं था, ये हमने पढ़ा जय ले डे मैरू जल जल मतलब जलड मरु मध्य,
लेकिन हमें किसी बच्चे ने बताया कि वो नहीं होता है, वो आपने गलत पढ़ा था, ये होता है जल डमरू मध्य। अब हमने भी अपने हिसाब से जोड़ के कुछ पढ़ा था और बाकी फिर उसने बताया, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दिया करें, ठीक है। क्या है जो आपका स्ट्रेट जो है वो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया आपका रशिया का हिस्सा, ये हो गया आपका अलास्का, ये इधर एक सी है, इधर एक सी है, ठीक है। ये कौन सा सी होगा, आर्कटिक होगा, ये कौन सा होगा, बेरिंग होगा। अब ये जो है ना पतली सी जो जगह है पानी की, ये होती है स्ट्रेट। आप इसको ऐसा कह सकते हैं, दो बड़ी पानी के बीच में है या दो लैंड के बीच में है, ये हो गया आपका स्ट्रेट। इसी तरह से एक ऐसे ये जमीन का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है और यहाँ एक पतला सा है और फिर यहाँ बड़ा जमीन का टुकड़ा हो गया। जैसे कि आपका साउथ ईस्ट एशिया में है आपका ये हो गया, या फिर पनामा जो है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ये जो पतला सा होता है इसको बोलते हैं इस्थामुस। ये लैंड का पतला सा टुकड़ा होता है जो बड़ी लैंड को जोड़े हुए होता है, ये बड़े पानी को जोड़े हुए होता है, पतला सा होता है, ये बड़ी दो लैंड को जोड़े हुए होता है, ये जमीन का होता है इस्थामुस। जैसे कि करा इस्थामुस आपका थाईलैंड में है, या पनामा जहां पनामा कैनाल बनाई है, ठीक है। तो ये हो गया, ये बताना था। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये करता है आपका आर्कटिक सी और बेरिंग सी, यानी कि आर्कटिक सी आपका ऊपर हो गया, बेरिंग सी नीचे हो गया, और यही वो स्ट्रेट है जिसके बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन निकलती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। गिब्राल्टर जो है ये आपका मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को करता है। आप जैसे आप मेडिटेरियन सी देखेंगे, आपका यहाँ, अब मैं मैप मैं नहीं बना सकता, मैं वर्ल्ड मैप निकाल के आपको दिखाऊंगा फिर यहाँ, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको वर्ल्ड मैप के साथ। गिब्राल्टर जो है, जो जिब्राल्टर है, ये क्या है, जो भूमध्य सागर है या मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर मिलता है किससे, अटलांटिक ओशन से। अब ऊपर क्या है, यूरोप है, नीचे क्या है, अफ्रीका है। यूरोप का कौन सा वाला हिस्सा है, यूरोप का स्पेन है, और अफ्रीका का कौन सा हिस्सा है, मोरक्को है। तो उसको कौन सा, जिब्राल्टर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में गिब्राल्टर बोलते हैं। डोबर जो है ये डोबर नहीं है, ये है डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट है ना। ये क्या है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। और ये बेसिकली इसको अगर मैं देखूं, डोवर स्ट्रेट, ठीक है, डोवर स्ट्रेट हो गया, नॉर्थ सी और अटलांटिक, और ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। मलक्का जो है, मलक्का आपका जावा सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में क्या है, मलक्का स्ट्रेट है। और अगर सी पानी का देखें तो पानी है, इधर जावा सी हो जाएगा, इधर आपका बे ऑफ बंगाल, या फिर इसको बोलते हैं अंडमान सी भी बोल देते हैं, तो उसको करती है। फ्लोरिडा जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिका को ये करती है, और फ्लोरिडा एंड वेस्ट इंडीज जमीन का हिस्सा है। पाक स्टेट जो है, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, और ये आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो ये आपके कुछ स्टेट है, मैं आपको एक बार मैप दिखा दूंगा, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी कंफ्यूजन तो अभी भी नहीं होनी चाहिए। अरे कहाँ पहुंच गए, लीडिंग एल्युमिनियम, ये मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पता नहीं कब पूछ लिया जाए। 57 मिनट, जल्दी करते हैं थोड़ा सा, बच्चों का भी कहना है कि थोड़ा सा कम हो रहा है। कंपनी जो है बाल्को, बाल्को जो है वो है कहाँ, छत्तीसगढ़ में। देखो पहले तो बस आपको छत्तीसगढ़ ही याद होना चाहिए, बाई चांस अगर आपको कोरबा याद है तो बहुत अच्छी बात है। बाल्को है कहाँ पर, कोरबा में, और किसकी सहायता से बनी थी, सोवियत यूनियन की सहायता से। मैं इस क्वेश्चन को मानता हूँ बहुत ही प्रोबेबल, और ये कब बनी थी, 1965 में बनी थी ये बाल्को। हिंदाल्को जो है ये आपको रेणुकूट भी याद रखना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में कौन है, हिंदाल्को, और ये किसके हेल्प से बनी, यूएसए के, अमेरिका के हेल्प से बनी। और ये बनी कब आपकी, 1958 में, 1958 में बनी। नालको जो है, नालको है उड़ीसा में, और ये किसकी, फ्रांस की मदद से। इसी तरह से आपका इंडाल्को, ये भी कहा है, उड़ीसा में, और ये कनाडा की मदद से। मालको जो है, सालेम तमिलनाडु, ये इटली की वजह से। आपको जो अगर इसका नाम याद रखना है, अगर रख लेंगे सेंटर का भी, कोरबा छत्तीसगढ़, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, दमनजोड़ी आपका उड़ीसा, हीराकुंड उड़ीसा, सालेम तमिलनाडु। देखिए कितना ये है, अलग अलग देशों से अलग अलग हेल्प लेके किया गया। बाल्को जो है सोवियत यूनियन, हिंडाल्को यूपी अमेरिका, नालको दमनजोड़ी उड़ीसा फ्रांस, इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा,
कनाडा, मालको, सालेम, तमिलनाडु, इटली। ओके, ये मैं कहूंगा बहुत ही प्रोबेबल है, बहुत ही प्रोबेबल है, बहुत ही प्रोबेबल है। देखिए ना आए तो ना आए, लेकिन आ गया तो ये आपका सही होना चाहिए। टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज को जो है नदियों के बहाव के उससे डिवाइड किया गया है। आपका ये हो गया इंडस, इंडस के बाद है तीस्ता, तीस्ता के बाद है आपकी सॉरी मैं सीधा तीस्ता पे आ गया। आप बच्चे तो बोल दिया करो ना कि सर गलत लिख रहे हो। अब ये थोड़ी ना कि मैं ही खुद देखो मैं गलत भी कर रहा हूँ सही भी कर रहा हूँ। सुतलेज, काली, तीस्ता एंड दिहांग, ये है। इसके बीच में जो है दिस इज कॉल्ड पंजाब हिमालयाज। क्या है? पंजाब हिमालयाज। इनके बीच में जो है दिस इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालयाज। और इसके बीच में जो है दिस इज कॉल्ड नेपाल हिमालयाज। और इसके बीच में जो है दिस इज कॉल्ड आसाम हिमालयाज। आसाम हिमालयाज। तो इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, पंजाब और काली के बीच में है, अब सतलुज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच में है आसाम हिमालय। कुछ याद आ रहा है? दिहांग से मैंने क्वेश्चन पूछा था पीछे आप बच्चों से। ये भी चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है, इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा आपको समझा दें। देखो क्या है, पहले तो ऐसे ही देख लेते हैं, फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। आपको पास क्या होते हैं, जो माउंटेन है, माउंटेन चेन, वो कंटिन्यू नहीं है, कुछ कुछ जगह पर उनमें गैप होता है ताकि उनमें से निकला जा सके। ओके, उनमें से निकला जा सके तो ये होता है, तो वो गैप होते हैं। तो एक है चांगला पास, चांगला कहाँ है? उत्तराखंड लद्दाख में है। खारदुंगला लद्दाख में है। खारदुंगला पहले फेमस था कि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पर है, जो कि अब गलत है, अब है उनमिंगला। उनमिंगला, और वो भी कहाँ है? लद्दाख में, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। माना कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति भी कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला जलेपला सिक्किम में है। नाथुला वो है जहाँ से पहले आपकी कैलाश यात्रा के लिए लोग जाते थे, लेकिन इसको फिर बंद कर दिया गया था। फिर है जलेपला, ये भी कहाँ? सिक्किम में। तुजू पास जो है मणिपुर में है। बोमदिला अरुणाचल प्रदेश। यांगयैप अरुणाचल प्रदेश। दिफू पास अरुणाचल प्रदेश। चंगन पास अरुणाचल प्रदेश। मैं कहूंगा अगर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना तो दिफू पास है। दिफू पास इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। इंडिया, चाइना, म्यांमार। और ये किस हिल के पास में? पटकाई हिल्स में है। पटकाई, पटकाई हिल्स। यही चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो ट्राई जंक्शन क्या है? इंडिया, चाइना, म्यांमार में है दिफू। और यहीं पे एक और पास है जिसका नाम है सेला पास। सेला पास, ये जो है इंडिया ने हाइफिलाइज को बीआरओ ने बनाया था यहाँ पर रोड तवांग जाने के लिए। बेसिकली चाइना से अगर कुछ एग्रेशन होता है तो जल्दी फास्टर मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स, उसके लिए सेला पास के यहाँ रोड डेवलप किया गया है। अब देखो ये तो आपने देख लिया। अब इसको मैं एक चीज ये बताता हूं, देखते हैं कोशिश करके इसको क्लीन करेंगे तो कैसे होगा। हाँ, देखो ये है, आपका दिल किया किसी दिन घूमने का कि भाई हम घूमे, है ना? तो पहले जाएंगे आप, आपको जाना है पहाड़ों में, आपको जाना है लद्दाख। उत्तराखंड जो है यहाँ 3 पास पड़ते हैं। 3 पास पड़ते हैं, कौन से? माना, लिपुलेख एंड नीति पास। अब आपका दिल है उत्तराखंड घूमने का तो घूम लीजिए, नहीं तो आप सीधे निकल जाएंगे। उत्तराखंड में वैसे जाने की जरूरत भी नहीं है। आप पहुंचे हिमाचल। हिमाचल में आप पहुंच गए कहाँ? मनाली। मनाली के ऊपर जाएंगे, आपको आएगा रोहतांग। रोहतांग पास। जब आप रोहतांग चले गए तो रोहतांग के आगे आएगा आपको बारालाचा पास। बारालाचा, बारालाचा से पहुंच जाएंगे आप लेह। अब लेह पहुंचने के बाद में आपका दिल किया कि यार मैं सीधा जाऊं या इधर जाऊं। अगर आप बारालाचा से लेफ्ट ले लिए तो आएगा आपका जोजी
जोजिला पास, जोजिला पास ले जाएगा आपको कहाँ, श्रीनगर। श्रीनगर से आपका दिल क्या नीचे चले तो यहाँ पर आएगा आपका कौन सा, बनिहाल पास। बनिहाल पास ले जाएगा आपको कहाँ, जम्मू। जम्मू श्रीनगर आप पहुंच गए। इसके आगे फिर हम अभी देखेंगे। अब जो लेह से आप ऊपर चलेंगे तो यहाँ आएगा आपका कौन सा पास, यहाँ पर आएगा आपका, इस साइड चलेंगे तो आएगा चांगला, और यहाँ आएगा आपका खारदुंगला। खारदुंगला, लेह से ऊपर जा रहे हैं खारदुंगला। खारदुंगला उसके बाद आएगा आपका आगे जाके उनमिंगला। दिख रहा है ना आपको, उनमिंगला। तो मनाली, मनाली तक पहुंच के मनाली से गए रोहतास, रोहतास से गए बारालाचला, बारालाचला को पास करके पहुंच गए लेह, लेह से लेफ्ट लिया जोजिला, जोजिला से पार करके पहुंच गए श्रीनगर, श्रीनगर से नीचे है बनिहाल, बनिहाल से नीचे है जम्मू। लेह से राइट में गए तो चांगला, चांगला से ऊपर गए तो आपका खारदुंगला, खारदुंगला से उधर गए तो उनमिंगला। उनमिंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन टायर वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर जो रोड बनाया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बनाया है, बिल्कुल गलत, वहां बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। पहले 2015 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ही अंडर थी, लेकिन वहां मिसमैच होता था, कम्युनिकेशन गैप था, तो उसको कोऑर्डिनेशन के लिए लेकर आ गए डिफेंस की मिनिस्ट्री के ही अंडर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, जल्दी खुल जा भाई। ये हो गया। अब यहाँ पर है आपका वेस्टर्न घाट के पास। वेस्टर्न घाट के जो पास है ये आपका आपका यहाँ पर है आपका, यहाँ तो ले लीजिए मुंबई, मुंबई ये हो गया आपका मुंबई, नासिक, और ये हो गया आपका पुणे। और फिर यहाँ मुंबई और नासिक के बीच में क्या है, थाल घाट। थाल घाट, मुंबई पुणे के बीच में क्या है, भोर घाट। और यहां पर क्या है आपका, नीचे है पाल घाट। पाल घाट, पाल घाट है कोयम्बटूर एंड कोचीन के बीच में। और इसके भी नीचे है शेनकोट्टाई, शेनकोट्टाई हो जाएगा यहाँ, शेनकोट्टाई, शेनकोट्टाई। और ये है तिरुवनंतपुरम एंड मदुराई, यानी कि केरला और तमिलनाडु के बीच में। ये बहुत बार है कि मुंबई नासिक के बीच में कौन सा है, थालघाट। मुंबई पुणे के बीच में है बोरघाट। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, रेड रेड हो रहा है, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। मुंबई और नासिक के बीच में है थालघाट, मुंबई और पुणे उसके नीचे है, उसमें है बोरघाट, एंड उसके नीचे है पालघाट, और उसके नीचे है आपका शेनकोट्टाई। शेनकोट्टाई जो है आपका तमिलनाडु और केरला के बीच में, और पालघाट जो है कोयम्बटूर एंड कोचीन यानी कि केरला में ही है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आगे गए हम। टर्मिनोलॉजी, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। एंडेमिक वो है कि कोई बीमारी है और एक ही जगह में बहुत लंबे टाइम से है, जैसे कि अगर हम कहें कुछ बीमारियां जैसे कि टीबी के बारे में, जो एक जगह पर ही लोकल वहीं हुई और वहीं बहुत लंबे टाइम तक रही। एंडेमिक व्हेन ए डिजीज रिमेन्स परमानेंटली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया और पॉपुलेशन, जैसे आज के टाइम में अगर आप कहेंगे पोलियो का, तो वो आपका अफगानिस्तान में बहुत वहीं पर रुकी हुई है। लेकिन वो तो ग्लोबल भी हो गई थी। मैं कोई ऐसे एक डिजीज़ का नाम जो उसी जगह में रह जाए, वो हो गया एंडेमिक। एपिडेमिक वो है जिसकी टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा जल्दी फैलने की, जैसे कि एमपॉक्स हो गया, आपका कोविड था जो बहुत जल्दी और अलग अलग फैली। अब इसी तरह से अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाए, दुनिया भर में फैल जाए, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। वो हो गया आपका कोविड-19 या एमपॉक्स हो गया, या और भी कई सारे डिजीज़ हैं, वो हो गई एंडेमिक, एपिडेमिक और आपका पेंडेमिक। एंडेमिक में वहीं लोकल, एपिडेमिक में लार्ज एरिया, एंड पेंडेमिक में वेरी लार्ज एरिया। इंपॉर्टेंट डेज, कुछ डे हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई, टॉयलेट डे 19 नवंबर, फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च, ओजोन डे 16 सितंबर, 50 बार पूछा है। इंटरनेशनल अर्थ डे 22, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। अब यहाँ जो है ये बनाया जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी, पीटर्स डिक्लेरेशन, उसकी याद में बनाया जाता है। और ये वेटलैंड कंजर्वेशन 16 सितंबर। अब एक चीज़ है WEB, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। ये 22 मार्च को है, ये 22 अप्रैल को है, ये 22 मई को है। ओके, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो ट्रिक मिले उसको याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और है,
21 मार्च जो है, जो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, इसी को ही डिक्लेयर किया गया है पहली बार ग्लेशियर डे। ग्लेशियर डे 2025 पहली बार ये हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च को है। और इसमें साथ ही साथ क्या है, 2025 जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इंटरनेशनल ईयर भी डिक्लेयर्ड है, इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियर्स भी है। इस बार की जो ईयर है 2025 वो 4 चीज़ों के लिए है, आप देखेंगे। एक मैंने बता दिया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स है, एक वुमेन फार्मर्स भी है, बाकी और आप देखेंगे शायद कोऑपरेटिव भी। अब लेकिन आप चारों देखेंगे, 2025 भी देखेंगे और 26 भी देखेंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर इतना ही बताना था बस मुझे। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट और है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट को निकालता है, जो हर 2 साल में निकलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट कहाँ है, अल्मोड़ा में है। सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस जो है बेंगलोर में है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी जो है जोधपुर में है। ओके, थोड़ा सा ये कुछ बीमारी है, और जो ऑर्गन्स मतलब कुछ पार्टिकुलर जो ऑर्गन को वो इम्पैक्ट करते हैं, वो है आपका एस्बेस्टोस जो है, ये लंग्स को इम्पैक्ट करता है। जो शीशा है, लेड है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम को। क्या है, जो हीमोग्लोबिन है उसके सामने अगर ऑक्सीजन रखा जाए और उसके सामने आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसकी एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज़्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी चिपक जाएगा उससे, ऑक्सीजन नहीं चिपक पाएगा, और उसमें कंडीशन हो जाती है डी मतलब डी कार्बोक्सी या हाइपॉक, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर नीला पड़ने लगता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये दिक्कत होती है। मरकरी की वजह से पेट की दिक्कत, उधर एब्डोमेन, और फ्लोराइड की वजह से टीथ या हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं। ये है रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कुछ उनके नाम है, सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये हो गया। अब कुछ आइसोटोप है, ये इसको मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम 235 जो यूज़ किया जाता है, वो आपका चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, यानी कि टू फाइंड द एज ऑफ द आपका रॉक्स जो बहुत पुरानी है उनकी। सोडियम 24 जो है वो ब्लड क्लॉट को आइडेंटिफाई करने में। कोबाल्ट 60 जो है वो ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में। आर्सेनिक 74 जो है वो आपका ट्यूमर के डिटेक्शन में। फॉस्फोरस जो है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया भी क्या है, ब्लड कैंसर है। और आयोडीन 31 जो है थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट में। आयोडीन 31 ये बहुत आसान है, आप कर भी लेते। फॉस्फोरस 32 ल्यूकीमिया, आर्सेनिक ट्यूमर, कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर, सोडियम ब्लड क्लॉट, एंड यूरेनियम 235 एज ऑफ रॉक्स। ओके, ये चीजें हो गई आपकी। हाँ, नेचुरल, कुछ नेचुरल एसिड है। विनेगर जो सिरका है, सिरका में होता है एसिडिक एसिड। संतरा या नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। जो आपकी इमली है या अंगूर है उसमें होता है टार्टरिक एसिड। जो टमाटर है उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। जो चींटी है या फिर जो बिच्छू है उसके डंक में होता है मेथनोइक एसिड। और जो एप्पल है, जो सेब है, उसमें होता है मैलिक एसिड। सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। और एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिए, जो चिली होती है, मिर्च जो होती है, उसमें जो वो पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है, कैप्साइसिन की वजह से। और जो प्याज में जो होती है जलन, प्याज या लहसुन में, वो होती है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से। और एक चीज़ और, जो चिली यानी कि मिर्च का जो लाल कलर है वो होता है कैप्सेंथिन, कैप्सेंथिन की वजह से। येलो कलर होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। और ग्रीन कलर जो होता है, हरी जो होती है, वो क्लोरोफिल की वजह से। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए। जो कलर है मिर्ची का, लाल होगा कैप्सेंथिन की वजह से, येलो होगा बीटा कैरोटीन की वजह से, ग्रीन होगा क्लोरोफिल की वजह से। और जो आपकी चाहे तो गाजर हो या फिर टमाटर हो, इनका जो लाल रंग है वो है लाइकोपीन की वजह से, लाइकोपीन की वजह से। ओके, इसमें बस आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, रट लीजिए, मुझे इतना ज़्यादा इसमें समझाने का कुछ आया नहीं।
मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस। हॉर्टिकल्चर जो है वो गार्डन साइंस है यानी कि उद्यान विज्ञान है। और जो फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर से जुड़ा हुआ। पोमोलॉजी जो है वो फ्रूट से है। एंथोलॉजी जो है वो आपके फ्लावर्स जो फूल हैं, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ। फ्लोरिकल्चर जो है कल्टीवेशन ऑफ है फूल का, और एंथोलॉजी जो है उनकी स्टडी है। और सेरिकल्चर जो है वो है सिल्क वॉर्म, रेशम कीट पालन। और एपीकल्चर है जो मधुमक्खी पालन। एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंड ऑर्निथोलॉजी है स्टडी ऑफ बर्ड्स। एक है बहुत ही फेमस ऑर्निथोलॉजी जिनका नाम है सलीम अली। सलीम अली के नाम पे एक पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क। आप मुझे बताएंगे वो कहाँ पर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है विटामिन और उसकी वजह से बीमारी, वैसे पीछे हम देख चुके हैं, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। विटामिन ए जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, जिसकी वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो कई बार इसने पूछा है यूपीपीसीएस ने इसमें मैच कराने के लिए, वो गलत है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल जिसकी वजह से होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर होता है जीरोप्थेल्मिया यानी कि आंखों में सूखापन। विटामिन सी जिसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, और उसकी वजह से हो जाता है स्कर्वी यानी कि मसूड़ों में जो खून आता है सूज जाते हैं वो। विटामिन डी जो है जिसको बोलते हैं कैल्सिफेरॉल, जिसकी वजह से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, टांगे जिसको बोलते हैं रिकेट्स। चिल्ड्रन और औरतों में, बड़ों में, खास करके औरतों में जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरेशिया या ऑस्टियोमेलेशिया, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक होता है विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन ई जो है वो खूबसूरती का भी है, और उसको बोलते हैं, अगर मैं बिल्कुल टिपिकल लफ्ज कहूँ तो मर्दानगी, मतलब फर्टिलिटी से भी रिलेटेड है। अगर उसके अंदर विटामिन ई की कमी है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। एक है विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्यूनाइन, और ये हेल्प करता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन ए ब्लड क्लॉटिंग में करता है। मेजर क्रॉप्स एंड सुटेबल क्लाइमेट, ये आपको देखो बिल्कुल आपको याद होगी, बिल्कुल मैं इसमें क्या ही बताऊं। राइस जो है उसको गर्म और ह्यूमिड, उष्ण एंड आर्द्र जलवायु चाहिए। वीट के लिए सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। वीट का तो हमें भी याद है ना कि भाई ठंड में किस तरह से उसको बोया जाता है, और फिर धीरे धीरे जब गर्मी में जाके वो पकता है, उसकी कटाई होती है। आपने अगर कहानी पढ़ी होगी पूस की रात प्रेमचंद की कहानी, क्या कहानी, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब आप जब कहानी पढ़ेंगे ना, खास करके जो ये लेखक है इनकी जो कहानियां है ना, वो आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वो आपको उस जगह ले जाते हैं। तो मैंने जब ये पूस की रात पढ़ी थी तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं ही खेत पे वहां बैठा हूं, मैं ही हल्कू हूं, और मेरे ही पास वो कुत्ता है, और मैं ही हल्कू से, मतलब मैं उससे बात कर रहा हूं कि भाई ये जो ठंड है बस आज की रात निकल जाए किसी भी तरह से, बस आज की रात निकल जाए। तो कैसे, मतलब उसका वो स्ट्रगल है खेत पर बैठने का, कैसे उसका स्ट्रगल है फसल को बचाने का, कैसे उसका स्ट्रगल है उस ठंड से लड़ने का। तो वो पूस की रात। और इसी तरह से एक कहानी है ईदगाह, बड़े घर की बेटी भी खैर बहुत अच्छी है, गबन गोदान, वो तो खैर मज़ा ही आ जाएगा जब आप पढ़ोगे। और मतलब कौन कौन सी कहानी बोलूं, नमक का दरोगा, एक कहानी है चोरी भाई, मतलब आप लिटरली आप वहां पहुंच जाएंगे कि हाँ आप गांव में हैं, वहां बैठे हुए हैं आपके चारों तरफ। खैर राइस जो है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वीट जो है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, ज्वार जो है ड्राई क्लाइमेट, कॉटन जो है सेमी एरिड क्लाइमेट। ये नॉर्थ टू साउथ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सिटी है, उसके बारे में है इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। कराची जो है सबसे नीचे है, पोर्ट सिटी है। ओके 87 मैं देख लेता हूँ बच कितना रहा है। फिर ये जो 87 पॉइंट है ना, देखिए टाइम कितना हो गया, 1:17, ठीक है कराया जा सकता है। इसको मैं अभी रोकता हूँ, इस पर आएंगे, पहले ये वाला ख़त्म करा देता हूँ जो बाद वाला है, जो आज का भी टारगेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ना अकेले में 15-1 मिनट तो लगेंगे ही। इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे, ये जो डेट है ना ये पूछी है यूपीपीसीएस ने कई बार, तो इसलिए यहाँ पे डेट के साथ है। इसने क्या है, राष्ट्रमंडल में जो कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, उसको रेटिफाई किया था कि यस हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रहेंगे। दूसरा क्या है, अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो है उसको लिया गया था। एंड जो जिन्होंने नेशनल फ्लैग के डिज़ाइन किया था, पिंगली
एन पिंगली, तो उनका आप एक बार नाम देख लेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है। नेशनल एंथम कब किया गया था? 24 जनवरी को। नेशनल सॉन्ग भी 24 जनवरी 1950 को। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था वो भी 24 जनवरी 1950 को। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो भी 24 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन है, 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 हर लाइन क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में पूछी गई है। तो आपको मैं फिर बता दूं, जो कॉमनवेल्थ की सदस्यता की मेंबरशिप की जो रेटिफिकेशन है वो मई 1949 को। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। आपका नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। फर्स्ट प्रेसिडेंट 24 जनवरी 1950। लास्ट मीटिंग 24 जनवरी 1950। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पुरानास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बेस्ट क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज फाउंड इन द पुरानास में जो है, जो क्रोनोलॉजी की हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पाई जाती है। कितने, और इनको लिखा किसने? जो ऑथर है ऋषि लोमहर्षा एंड उनके बेटा उग्रास रवा। और कितने हैं टोटल? 18 है। जो ओनली इन 5 पुरानास, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एंड भगवता पुराणास द जीनियोलॉजी ऑफ किंग इज फाउंड। जैसे उसमें कहा ना हिस्ट्री क्रोनोलॉजी मिलती है, तो 5 पुराना है। एक तो मत्स्य पुराण, एक वायु पुराण, एक विष्णु पुराण, एक ब्राह्मण पुराण एंड एक भगवता पुराण। ये 5 हैं जिनमें जीनियोलॉजी ऑफ किंग्स फाइंड होती है। और सबसे पुराना कौन सा है इनमें? मत्स्य पुराण। और जो मौर्य डायनेस्टी किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में। मौर्य डायनेस्टी विष्णु पुराण में, गुप्ता डायनेस्टी वायु पुराण में, और सतवाहना डायनेस्टी मत्स्य में। मत्स्य में एग्रीकल्चर रिलेटेड डिटेल अलोंग विद मोनार्की वो है अग्नि पुराण में। अग्नि एग्रीकल्चर, बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हो, एजी अग्नि में एग्रीकल्चर। ये भी देख लीजिए। जो मेजर फिलॉसफी है इंडिया की 6, उनको किस किस ने? योग को दिया है पतंजलि ने, संख्या जो है वो कपिल ने, न्याय जो है वो गौतमा की है, विशेषिका कन्नड़ की है, उत्तर मीमांसा जो है बद्रयान की है, पूर्व मीमांसा जेमिनी की है। तो ये हो गया। अब मैं इसको बस एक जो लास्ट टॉपिक है आज का, इसको मैं करा देता हूं। या फिर ऐसे कीजिए, ये जो टॉपिक है ना, ये आप रहने दीजिए, ये मैं कल दूसरी क्लास में करा देता हूँ। अभी एक और क्लास रिकॉर्ड करूंगा, आप इतना ये देख लीजिए, ठीक है? इतने ये कीजिए, फिर उसके बाद मैं उसको करा देता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। और अगर बच्चों आपको कुछ भी मतलब चैलेंज लगे, कोई दिक्कत लगे, तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिक्कत के आप बताइए, आप पूछिए, आप कीजिए। और जो भी आपके सजेशन है ऑब्वियसली मैं उसको करता हूँ। और मैं आप बच्चों के ही कहने पर प्रहार मैगजीन को पढ़ा रहा हूँ। और आप बच्चों ने मेरे तक कहा कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैं उसे इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर।